आगे हम कर रहे हैं मंदी के साल। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। 1924 से 28 तक जो है जर्मनी कुछ स्थिर रहा, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जर्मनी जो है पूरी तरह से कर्जे पर जो है डिपेंड था। और जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। जब 1929 में महामंदी आई तो उस समय में जो अमेरिका ने जर्मनी को कर्ज देने से मना कर दिया और रातों रात जो ये जर्मनी को मिल रहा जो सपोर्ट था वो क्या हो गया, बंद हो गया। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 में 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत ख़राब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन में अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर रहे थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते हुए पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग खास तौर पर वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। सभी लोगों की क्या हो रही थी, बचत कम हो रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे छोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे या हो सकता है कि उसके पास कोई रोज़गार ही ना हो। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। जो संगठित जो सरकारी नौकरी वगैरह होते हैं उनको हम संगठित मजदूर कहते हैं या जो लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। लेकिन रोजगारों की बढ़ती फौज और उसकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचता जा रहा था। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों का दिल भी डूब रहे थे। राजनीति स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी समानुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 1948 की वजह से थी। उसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने तथा नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों को जारी शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्री मंडलों के हाथों में रहा और उसकी औसत अवधि 229 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया।
पर इस सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। हमने पढ़ा कि किस तरीके से जर्मनी में जो है लोकतंत्र को अपनाया गया, लेकिन लोकतंत्र की वजह से वहाँ पर जो सरकार थी वो एक तो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, कई पार्टियों की सरकार मिलकर बनाती थी, और साथ में उनकी जो मंत्रिमंडल की जो उम्र होती थी बहुत ही कम होती थी। बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मंत्री क्या हो रहे थे, बदलते जा रहे थे। इसकी वजह से जो उनकी हालत थी और ज़्यादा ख़राब होती चली गई, और लोकतंत्र होने के बाद भी जो है उनको समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा था।